चलिए, तो जैसे कि फंड का फंडा हफ्ते की शुरुआत हम इस खास पेशकश के जरिए करते हैं जहां पर आपको मिलाते हैं बाजार की उन दिग्गजों से जो कि आपके पोर्टफोलियो को संभालते हैं और निवेश की रणनीति बनाते हैं। आज मेरे साथ देवांग शाह, को हेड फिक्स्ड इनकम एक्सिस म्यूचुअल फंड, जुड़ गए हैं। देवांग, स्वागत है आपका। और जैसा कि हम बता ही रहे हैं दर्शकों को कि स्थिर कमाई के लिए कहाँ निवेश करें, और यहाँ फिक्स्ड इनकम की बात हो रही है साफ तौर से, जहाँ तमाम निवेश विकल्पों पर हम बात करेंगे देवांग, तमाम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देवांग, थोड़ा सा हम मैक्रो समझना चाहते हैं, क्योंकि यूएस की तरफ से हम जो आंकड़ा आता हुआ देख रहे हैं, फ़िलहाल जो ताज़ा आंकड़े आए हैं जो कि उम्मीद से काफ़ी अच्छे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर ब्याज दरें बढ़ नहीं रही हैं तो फ़िलहाल घटने को लेकर भी हालांकि ऐसा समीकरण बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं 10 साल की देवांग, वो थोड़ी सी कूल ऑफ होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, 5% के आसपास तक जाती हुई हमने देखी, उसके बाद 4.5% तक की आप आ गई हैं। ग्लोबल लेवल पर किस तरह का समीकरण आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हम दर्शकों को इसीलिए भी समझा रहे हैं देवांग, ताकि दर्शक ये समझ सकें कि जो ब्याज दर की जो ट्रैजेक्टरी होती है वो इन तमाम बातों पर निर्भर होती है, क्योंकि सिर्फ पैसे ही नहीं लगाने होते देवांग, वो पैसे कहाँ लगा रहे हैं और किस तरह से उनकी कमाई बढ़ती है, घटती है, ये पेचीदगियाँ देवांग जब तक दर्शक नहीं समझेंगे आसान भाषा में, तब तक वो अपने पैसों को लेकर जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। तो आप बताएं कि किस तरह से ये ग्लोबल समीकरण फिलहाल उभरता हुआ दिखाई दे रहा है ब्याज दरों को लेकर और बॉन्ड यील्ड्स को लेकर। देवांग, थैंक यू। तो आपने एक बहुत अच्छा विषय रेज किया है, और जैसे आपने बताया कि इंडियन बॉन्ड मार्केट की जो यील्ड्स है उसके लिए ग्लोबल डेवलप मार्केट बॉन्ड मार्केट के यील्ड्स और ब्याज दर कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। तो उसका जैसे डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि इंडिया की बॉन्ड मार्केट भी कैसे जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यूएस का डेटा स्पेसिफिकली वो मिक्स बैग है। थोड़ा डेटा अच्छा आ रहा है, ग्रोथ का डेटा काफी ठीक है, रिटेल स्पेंडिंग काफी ठीक ठाक रही है वहां पे। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट डेटा देखेंगे और बाकी सारा डेटा, इन्फ्लेशन डेटा देखेंगे, तो वो कूल ऑफ होना शुरू हो गया है। और अगर आप 3-4 महीने के एवरेज डेटा पॉइंट्स देखेंगे, बिकॉज आई थिंक एक महीने में डेटा प्लस माइनस ऊपर नीचे जा सकता है, वन ऑफ हो सकते हैं। जैसे वहां पे आपको पता होगा यूएस में बहुत बड़ी ऑटो स्ट्राइक चल रही है, तो उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट डेटा कम आ सकता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसे है, जैसे हमने अगर 3-6 महीने के डेटा देखे तो सारे डेटा पॉइंट्स में सॉफ्टनेस दिखना शुरू कर दी है। हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि यहां से यूएस डेटा वीक रहेगा, यूएस इकोनॉमिक साइकिल का पीक ग्रोथ हो चुका है और इन्फ्लेशन ज्यादा बड़ी दिख नहीं रही है। अगर आप उनके गवर्नर, फेड गवर्नर को भी सुनेंगे, मिस्टर पॉवेल को, तो उनसे भी यही डायरेक्शन आ रहा है कि अभी उनको रेट बढ़ोतरी करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स वहां पे काफी रिस्ट्रिक्टिव है। और जैसे ही आपने बताया कि 10 ईयर बॉन्ड डील्स वहां पे जून 2023 से अभी तक ऑलमोस्ट 4 महीने में 100 बेसिस से बढ़ चुकी थी, और उसके हिसाब से फाइनेंशियल कंडीशंस वहां पे बहुत टाइट हो चुकी थी। इसीलिए हमारा बोलना ऐसा है कि फेड को अभी इंक्रीमेंटली हाइक करने की जरूरत नहीं है। यहां से रेट्स एक पॉज मोड में रहेंगे, और डायरेक्शनली अगर फेड पॉज पे रहता है तो जैसे आपने बताया आरबीआई भी आई थिंक पॉज मोड में ही रहेगा। लोकल मैक्रो काफी ठीक ठाक है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सो आरबीआई विल आल्सो बी एक पॉज मोड में ही रहेंगे। यहां से डायरेक्शनली यील्ड्स नीचे की तरह दिख रहे हैं हमको। ऑलराइट, तो फिलहाल आपको ये पॉज जो है वो दिखाई दे रहा है लंबा होता हुआ। लेकिन देवांग, अब इस पूरे समीकरण को अगर हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा और गहराई में अगर ले जाएं, जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा महंगाई को कंसिडर करें, ग्रोथ को भी कंसिडर करें, ठीक है, जिस तरह से अब आरबीआई के लिए आने वाले वक्तों में आपको लगता है कि चैलेंजेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप गिनाना चाहेंगे? क्योंकि अगर ब्याज दरें घटेंगी नहीं तो अगर स्थिर रहेंगी, पॉज बटन जो हिट हो रखा है वो कितना लंबा चलेगा, 6 से 8 महीने या उससे भी ज़्यादा? काफ़ी कुछ निर्भर करता है। एक तरफ हम जियोपॉलिटिकल टेंशन भी उभरती हुई देख रहे हैं जो कि गहराती हुई जा रही है। तो अब भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो शायद आप समझाना चाहेंगे हमें? आपने सही कहा कि जो मैक्रो थीम चल रही है इंडिया में और जिसपे हमें फोकस करना चाहिए, प्लस सेंट्रल बैंक जो आरबीआई रहते हैं वो क्या चीज पे फोकस करेंगे,
डायरेक्शनली रेट्स को बढ़ाने या घटाने के लिए। वो 3 चीज पे देखते हैं, एक तो महंगाई, इन्फ्लेशन, दूसरी चीज ग्रोथ, जो कैसी इकोनॉमी की भागदौड़ कैसे चल रही है, और तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए होता है वो एक्सटर्नल सिचुएशन रहती है। एक्सटर्नल सिचुएशन हम लोग करेंसी के हिसाब से कि रुपये के भाव कैसे डेप्रिशिएट होंगे, अप्रिशिएट होंगे, उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। ये तीनों चीज और फैक्टर होते हैं जो आरबीआई डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट्स के डायरेक्शन के लिए, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए या इंटरेस्ट रेट्स घटाने चाहिए। अगर हम महंगाई को देखेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि महंगाई इंडिया में भी पीक पे चल रही है। सीपीआई यहां से डायरेक्शनली पूरे साल के लिए 5.5 के आसपास एवरेज आउट होगा। उससे ज्यादा 1-2 प्रिंट हमने सबने देखा है कि सब्जियों के दाम बढ़ने के हिसाब से या थोड़ी बहुत अनाज के दाम बढ़ने के हिसाब से सीपीआई की मंथ ऑन मंथ रीडिंग ऊपर आ सकती है। लेकिन अगर आप कोर इन्फ्लेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरबीआई के लिए डिसाइड करने के लिए, वो नीचे की तरफ डायरेक्शनली जा रहा है और उसमें बड़ी बढ़ोतरी दिख नहीं रही है। तो अगर हेडलाइन सीपीआई महंगाई का जो रेट है वो अगर 5-5.5 की तरफ रहता है, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग है आरबीआई ने फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। दूसरा चीज, एक्सटर्नल सिचुएशन पे चाइना का जो लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ उनकी पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिसीज जो बहुत टाइट है वहां पे, प्लस वहां का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ है, उसके वजह से इन्वेस्टर्स पैसे इंडिया में डाल रहे हैं और उसके हिसाब से अब हमारा एक्सटर्नल सिचुएशन काफी अच्छा रहा है। चाइनाज पेन हैज बिकम इंडियाज गेन। सो अगर आप वो सिचुएशन देखेंगे तो उसके हिसाब से एक्सटर्नल सिचुएशन कंफर्टेबल होने के हिसाब से जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में क्रूड प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस का जो बढ़ोतरी हुई है, वो थोड़ा बहुत ऑफसेट हो रहा है। और हमारा अंदाजा ऐसा है कि करंटली आरबीआई एक्सटर्नल सिचुएशन पे कंफर्टेबल है। इस दायरे के हिसाब से जो 2 मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, जो मैंने जैसे आपको बढ़ाया, इन्फ्लेशन और दूसरा एक्सटर्नल सिचुएशन, दोनों कंफर्टेबल होने के हिसाब से हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि आरबीआई थोड़े टाइम के लिए पॉज में रहेगा। यहां से मार्च 24 तक हमें लगता है आरबीआई पॉज पे रहेगा। उसके बाद आरबीआई रेट कट का डायरेक्शन शुरू करेंगे। हमारा पर्सपेक्टिव और एक है कि आरबीआई फेड के पहले शायद नहीं रेट्स काटेंगे, बिकॉज अगर उन्होंने बहुत जल्दी में रेट काट दिए तो जो करेंसी है जो काफी सेटल हुई है, अभी आईएनआर काफी स्ट्रांग रहा है, उसमें थोड़ा हम वोलेटिलिटी देख सकते हैं और थोड़ा आईएनआर डेप्रिसिएशन हो सकता है, रुपये का थोड़ा डेप्रिसिएशन हो सकता है। और उसके हिसाब से हमें लगता है कि आरबीआई एक पॉज मोड में रहेगा। वो डायरेक्शनली फेड को देखेगा कि फेड पॉज करता है और उसके बाद आरबीआई रेट कट करना शुरू करेंगे। तो देवांग, अगर हम यूएस बॉन्ड यील्ड्स की बात करें और भारतीय बॉन्ड यील्ड्स की बात करें, तो आप दोनों का कितने दायरे में घूमता हुआ अब देख रहे हैं, और जो गैप है वो किस तरह से कम ज्यादा अब होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? आज अगर आप देखेंगे तो यूएस 10 ईयर जो चल रहा है, यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है वो अराउंड 4.5 के आसपास ट्रेड हो रही है, 4.5 से 50-60 के बीच में ट्रेड हो रही है। और इंडिया की जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स है वो 7.25 से 7.35 के बीच में ट्रेड हो रही है। तो ब्रॉडली अगर आप जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, जो गैप है यूएस 10 ईयर और इंडिया 10 ईयर में, वो अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली अराउंड 250-275 बेसिस का ट्रेड है। हमारे अंदाजे के हिसाब से ये गैप यही आसपास रहेगा, ब्रॉडली 300 बेसिस के आसपास का ट्रेड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल रहेगा यूएस 10 ईयर और इंडिया 10 ईयर में। अगर आप वहां पे फेड का रेपो रेट देखेंगे तो फेड का रेपो रेट 5.5 के आसपास है, 5.75, और इंडिया का अगर आप देखेंगे तो 6.5 पे है। वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो रेपो रेट का है, जो आज लेस देन 100 है, वो हमें ब्रॉडली इन नेक्स्ट 12-18 महीनों में 200 से 250 बेसिस के बीच में लग रहा है। सो फेड रेट कट्स ज्यादा जल्दी होंगे, इंडिया रेट कट्स कम रहेंगे और लिमिटेड 50 बेसिस के आसपास रहेंगे। फेड के रेट कट्स
100 से 150 बेसिस के बीच में रहेंगे और वहां पे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बढ़ जाएगा। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ब्रॉडली आज भी 250 बेसिस के आसपास डिफरेंस है, वो मेरे हिसाब से 300 बेसिस एट मैक्स होगी। देवांग, क्योंकि हम अब भारत में चुनावी त्योहार की ओर भी बढ़ चुके हैं और जैसा कि हम चुनाव के वक्त हमेशा होता हुआ देखते हैं, जो फ्रीबीज देती हैं सरकार, उसका भी ऐलान होना एक तरह से शुरू ही हो गया है। लोक लुभावने ऐलान जो देते हैं, अब इसका कनेक्शन मैं चाहती हूँ कि आप फिस्कल डेफिसिट के लिहाज से और फूड सब्सिडी के लिहाज से कितना पड़ता हुआ दिखाई देगा और कितना असर करेगा, क्योंकि इस पर भी तो आपकी निगाह रहेगी ही रहेगी। कैसे यहाँ पर समीकरण अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है इसको लेकर? तो आपने सही बात करी कि चुनाव है नेक्स्ट ईयर और फ्रीबीज हो सकते हैं, बट हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन चल रहा है वो काफी ठीक ठाक है। ओके, अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर, आप जीएसटी का कलेक्शन देख लीजिए, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन देख लीजिए, आई थिंक उन्होंने जो एस्टिमेट करे थे वो काफी रीजनेबल एस्टिमेट्स करे थे और वही ट्रेंड में टैक्स कलेक्शंस उससे शायद बेटर चल रहे हैं। और हमारे हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर गवर्नमेंट 40-50 हजार का फ्रीबीज भी बांट लेती है तो भी उसके हिसाब से एक्स्ट्रा बोरिंग नहीं आएगी। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो एक तरीका रहता है फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग करने का, उसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग फ्लोज रहे हैं बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है उसमें इंटरेस्ट रेट्स काफी ऊपर है और उसमें काफी पैसे जमा हुए हैं इस साल। सो उसके हिसाब से हमें लगता है अगर हम गैप को देखें तो हमें बड़ा गैप कोई दिख नहीं रहा है। गवर्नमेंट हमेशा हमने देखा हुआ है ये लोग एडिशनल बोरोइंग की तरफ नहीं जाते हैं, वो लोग अपने हिसाब से टैक्स कलेक्शंस और स्पेंडिंग की रीजिक करके मैनेज कर लेते। तो हमें बड़ा सा फिस्कल एक्सपांशन नहीं लगता है जहां पे बहुत बड़ी बोरिंग पे दिक्कत आएगी। देवांग, एक और सवाल जो कि हम तमाम एक्सपर्ट से भी पूछ रहे हैं, जो 50 साल के बॉन्ड जारी किए हैं, इसको लेकर कितना उत्साह आपको लगता है कि दिखाई देगा? जिस तरह का कूपन रेट भी है लगभग 7.46% का और 10,000 करोड़ जुटाने की मंशा भी है सरकार की, तो आपको लगता है कि इसको लेकर रिस्पॉन्स बढ़ चढ़ कर दिखाई देगा? अगर आप मुझे पूछेंगे तो इंडिया में अगर आप लास्ट 15 साल में इंटरेस्ट रेट्स की साइकिल देखेंगे 2007-8 के बाद, इंडिया में 6% के नीचे बॉन्ड डील्स रहती नहीं है, सिमिलरली 8% के ऊपर ज्यादा रहती नहीं है। ठीक है, तो ये 6 से 8% की बैंड है इंटरेस्ट रेट्स की इंडिया में। हम अभी 7.5 के आसपास है, जहां पे ऑन अ रिलेटिव वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव बॉन्ड मार्केट्स काफी अट्रैक्टिव है। जो तरीके से रियल मनी इन्वेस्टर्स रहते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, अगर आप देखेंगे पेंशन फंड्स, इनके एयूएम में अगर आप देखेंगे इनका जो जिसमें आप मंथली बेसिस में डिपॉजिट होती रहती है एम्प्लॉयज की, उनके एयूएम काफी बड़े हैं लास्ट 3-4 साल में। अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 40 से 50% इंक्रीज हुआ है उनके एयूएम ग्रोथ में। तो डिमांड ये लंबे एसेट्स की और उनकी जो जनरली इन्वेस्टमेंट पैटर्न रहती है वो लॉन्ग जीसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो लॉन्ग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो डिमांड फॉर दीज लॉन्ग गवर्नमेंट बॉन्ड्स बहुत अच्छी रही है। तो हमारी पर्सपेक्टिव के हिसाब से लॉन्ग बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट अच्छी है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक म्यूचुअल फंड की रूट, जहां पे लॉन्ग बॉन्ड फंड्स अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो वो हमारा एडवाइस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप मैक्रो एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे तो लॉन्ग बॉन्ड्स मेक्स मोस्ट सेंस फॉर इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। यही ज़रा मुझे समझना था, क्योंकि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन अगर कोई म्यूचुअल फंड के ज़रिए डेट में आना भी चाहता है तो आपके मुताबिक ये सही वक्त है कि वो लॉन्ग टर्म में निवेश करे, या आपको लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम में कोई रणनीति बनाई जा सकती है? क्योंकि शायद लॉन्ग टर्म में उनको वॉल्टिलिटी जो है ब्याज दरों की झेलनी पड़ सकती है, बशर्ते कि वो पूरी मैच्योरिटी तक बने रहें, तब जाकर फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उतार चढ़ाव क्या नहीं झेलना पड़ेगा? हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग बॉन्ड्स में टैक्टिकल प्ले हो सकता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड्स हमें एडवाइस कर रहे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स को
लॉन्ग बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट साइकिल, जब रेट कट्स होते हैं तभी ज्यादा फायदा होता है इन्वेस्टर्स के लिए। अभी हमें नेक्स्ट 6 महीने के लिए पॉज साइकिल लगती है, बट जो इन्वेस्टर टैक्टिकली इन्वेस्ट करना चाहता है वो लॉन्ग बॉन्ड्स कर सकता है। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उनके लिए हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड्स एडवाइस कर रहे हैं। देवांग, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपने समय निकाला और तमाम दर्शकों को सलाह दी कि मौजूदा समय में अगर आपको किसी फिक्स्ड इनकम या स्थिर कमाई का कोई निवेश का विकल्प ढूंढना है तो आप कहाँ निवेश कर सकते हैं। इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। और साथ ही आपको बता दें कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए पहलू हैं जो आप ही हमसे पूछते हैं, उन पर भी हम विस्तार से हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन उस बीच अगर कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो 9619873567 ये वो हमारा नंबर है जहां पर आप हम तक पहुंच सकते हैं। सीधा अपने सवाल व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर अधिकतर लोग हमें देखते हैं तो यूट्यूब पर हमें देखिए और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। लाइव शोज़ भी देख सकते हैं, पुराने शोज़ भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर आप जब भी सवाल भेजें तो अपना नाम ज़रूर हमें बताएं ताकि आपका नाम पुकार कर आपका सवाल पूछा जाए। और हाँ, अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो सवाल व्हाट्सएप भी कर दीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप करेंगे तो आपका नंबर हमें मिल जाएगा और हमारी टीम जो है आपसे संपर्क कर सकेगी। ये तमाम बातें ख्याल रखिएगा जब सवाल भेज रहे हो। फिलहाल एक ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और दर्शकों को शो में शामिल करेंगे।